नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक प्रश्न पत्र लेके उपस्थित हुआ हूं। ये प्रश्न पत्र मेरे द्वारा स्वयं निर्मित किया गया हुआ है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत राज्य में अभी तक जितने भी PCS या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएँ हुई हैं, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला ये तैयार की हुई है। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, मैं जो आज से आपके सामने जो मुद्दा रखने जाऊंगा, ये रहेगा पहला, प्रशासनिक स्वरूप को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड का प्रशासनिक स्वरूप कैसा है। इसके अंतर्गत मैं आपके भौगोलिक स्थितियों के बारे में भी बात करूँगा, जनजातियों के बारे में भी बात करूँगा, और उत्तराखंड से रिलेटेड जो मेन मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूँगा। ठीक है दोस्तों, इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो कह रहा है उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं। ये आप सभी को पता होगा, ये PCS मेंस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने ज़िले हैं। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर 13 ज़िले हैं। अभी मैं वो सारे ऑप्शन बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा। दूसरा प्रश्न है, राज्य वृक्ष ब्रांच में फूल खिलने का समय है। देखिए, जो हमारा राज्य वृक्ष जो ब्रांच है उसमें जो फूल खिलते हैं उसका समय ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन इसमें है फरवरी से अप्रैल के मध्य, दूसरा है आपका मई से जुलाई के मध्य, तीसरा ऑप्शन है आपका अगस्त से अक्टूबर के मध्य, या फिर जो चौथा आंसर है इसका, या नवंबर से जनवरी के मध्य। इनमें से सही उत्तर आपको देना है। दोस्तों, यदि मैं उत्तराखंड में जो ब्रांच खिलने का जो समय है दोस्तों, वो फरवरी से अप्रैल के मध्य आप देखोगे उत्तराखंड के पहाड़ों में ये पूरी लालिमा छा जाती है। ये समय आपका क्या है, ब्रांच खिलने का समय फरवरी से अप्रैल के मध्य खिलता है। बहुत से लोगों को इसका आंसर पता भी नहीं होगा। दोस्तों, ये श्रृंखला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपके PCS मेंस में 2007 में ये पूछा गया था। ठीक है, इसलिए इसे मिस मत कीजिएगा, पहले से लेकर अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी श्रृंखला का तीसरे प्रश्न की यदि हम बात करें, उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। ये आप सभी को पता होगा, ये उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, नैनीताल में है। और इसी श्रृंखला का चौथे नंबर की प्रश्न की बात करूँ, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। देखिए, A भगत सिंह कोश्यारी, B ND तिवारी, C नित्यानंद स्वामी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, पहला जो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था वो नित्यानंद स्वामी जी थे। ये वाला प्रश्न आपके PCS मेंस 2009 में और UDA 2009 के अंतर्गत ये पूछा गया। देखिए, प्रथम मुख्यमंत्री तो नित्यानंद स्वामी थे, और निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे आपके ND तिवारी, निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवा प्रश्न की। देखिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न भी आपके PCS मेंस 2010 के अंतर्गत पूछा गया। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। आपके दिमाग में कभी ना ये क्वेश्चन बनेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, उस समय हम क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। देखिए, ब्रह्मा कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। राम को चढ़ाया जाता है, कृष्ण को चढ़ाया जाता है, शिव को चढ़ाया जाता है, या विष्णु को चढ़ाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए ये किस देवता को चढ़ाया जाता है। देखिए, जो ब्रह्म कमल जो चढ़ाया जाता है वो शिव जी को चढ़ाया जाता है। देखिए, आप अगर ब्रह्म कमल कहाँ पर ये उगता है, ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में ये उगता है। हिमालय की तलहटी में ये उगता है। अब देखिए, जो केदारनाथ है, केदारनाथ के जो हिमालय ग्लेशियर है, वहाँ पर भी आपको ये फूल देखने को मिलेगा। इस फूल को प्रतिदिन शिव जी के लिंग पे चढ़ाया जाता है। ठीक है, अब ये PCS 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की द्वितीय भाषा कौन सी है। ये देखिए, ये ग्रुप C 2012 में भी पूछा गया है, ग्रुप C 2011 के अंतर्गत भी पूछा गया है। पहले ही है गढ़वाली, संस्कृत, कुमाऊनी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आप सभी को ये पता होगा तो आपकी द्वितीय भाषा ये क्या है, संस्कृत है। देखिए, इसी के अंतर्गत दो ऐसे गाँवों को भी चिन्हित किया गया है जो संस्कृत भाषा के क्षेत्र में दो गांवों को चुना गया है, वो अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत हैं। ठीक है, अब सातवें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में कौन सा जिला पहले नंबर पे है या सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि हम बात करें, इसके ऑप्शन आपके सम्मुख से रखूँगा, जो ए चमोली और रुद्रप्रयाग, ठीक है, या फिर बी चमोली और चंपावत, सी उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग, डी उत्तरकाशी व चंपावत। कौन सा क्वेश्चन आंसर इसका सही होगा ये आपको बताएं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है बी चमोली और चंपावत, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगले प्रश्न के 8वें नंबर का प्रश्न। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं, ये आपको बताना है। देखिए लोकसभा की जो 5 सीटें हैं उनमें से अनुसूचित जाति को कितनी सीटें आवंटित हैं, यहाँ पर ये पूछ रहा है। देखिए 1, 2, 3 या 4। दोस्तों 1 सीट ये अनुसूचित जाति को ये आरक्षित है, ये अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। अब बात करते हैं 9वें नंबर का प्रश्न की, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय किस जगह पर ये है। देखिए देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी। तो दोस्तों गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है आपके पौड़ी के अंतर्गत ही इसका ये मुख्यालय है, ठीक है। अब 10वें नंबर का प्रश्न, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें से जो यहाँ पर कुछ तहसीलें और उसके जिले दिए हैं उनको सम्मिलित करना है, कौन सही है कौन गलत है ये आपको बताना है। देखिए 10वें नंबर का प्रश्न, पहला है टिहरी और धनस्याली, और बी देहरादून और विकासनगर, सी चमोली और मोरी, और डी पिथौरागढ़ और बेरीनाग। देखिए दोस्तों अगर मैं इस प्रश्न का सही आंसर बताऊं आपको तो ये सम्मिलित नहीं है, जो चमोली और मोरी गांव ये क्या है, ये गलत। कड़ी में 11वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए PCS 2012 के प्री की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, संभावना इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए ए है BL जोशी, बी है सुरजीत सिंह बनराना, और सी है सुदर्शन अग्रवाल, और डी है श्रीमती मार्गरेट आंवला। ये में से आपको बताना है कि कौन सा है, ठीक है। आप सभी को पता होगा सुरजीत सिंह बनराना जी पहले राज्यपाल उत्तराखंड के रहे हैं। अब इसी कड़ी में अगला प्रश्न 12वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में राज्यसभा हेतु कितने स्थान निर्धारित हैं। देखिए राज्यसभा के सदस्यों की सीटें या कहें उत्तराखंड से राज्यसभा की कितनी सीटें यहाँ पर सुरक्षित हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 सीटें हैं यहाँ पर राज्यसभा की, ठीक, और लोकसभा की 5। अब 13वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, आपको बताना है। देखिए वर्तमान समय में आपको पता है विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसको मद्देनजर आप सभी को पता होगा कि कितने सीटों में यहाँ पर चुनाव प्रतिक्रिया संपन्न हो रही हैं। देखिए दोस्तों ए है 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत, या 70 निर्वाचित 2 मनोनीत, या मात्र 71 निर्वाचित सदस्य, या 70 निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 70 निर्वाचित सीटें हैं, 1 मनोनीत होता है, तो टोटल 71 सीटें यहाँ पर हैं, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है। देखिए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला जो अन्य देशों की सीमाओं को भी स्पर्श करता है, वो जिले के बारे में बताना है आपको। या पौड़ी है, या देहरादून है, या चमोली है, या पिथौरागढ़ है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये पिथौरागढ़ जनपद है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सरहदी रूप में स्पर्श करता है। एक तरफ आपके नेपाल, चाइना और वहाँ से तिब्बत को भी ये क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। अगला प्रश्न 15 नंबर का, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना, ये आपको पता होना चाहिए। PGT 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 26वां, 27वां या 25वां या 29वां, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ये है। देखिए दोस्तों 27वां राज्य पर्वतीय राज्य के रूप में ये उभर के सम्मुख से आया, ठीक है। अब इसी कड़ी का 16वें नंबर के प्रश्न की यदि हम बात करें दोस्तों, देखिए उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, आपको बताना है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, उसके लिए 14 या 15 या 7 या 2 कितनी सीटें आरक्षित हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 सीटें आपके अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए या कहें लोगों के लिए यहाँ पर आरक्षित है, ठीक है, OBC के लिए।
अब बात करते हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। बात करते हैं उत्तराखंड के इतिहास से भी हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट सेक्शन पर अपना सुझाव दें कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो आपके सम्मुख लेके उपस्थित हूँ। तीसरा जो पॉइंट है उत्तराखंड का इतिहास, हम उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित इसमें प्रश्न आपके सम्मुख रखेंगे। देखिए 17 नंबर का जो प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पर मिले हैं, ये आपको बताना है। श्रीनगर के अंतर्गत मिले हैं या कालसी के अंतर्गत मिले हैं या देहरादून या केदारनाथ के अंतर्गत मिले हैं। तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ये कालसी के अंतर्गत क्या मिले हैं, अशोक के शिलालेख मिले हैं। ठीक है। 18वें नंबर का प्रश्न ये है आपका, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम कौन सा है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था। देखिए मानसखंड, केदारखंड, हिमवंती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका, ये है आपका केदारखंड के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए गढ़वाल को केदारखंड और मानसखंड कुमाऊं को कहा जाता है। ठीक है। अब 19वें नंबर का प्रश्न, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था। देखिए ये वाला प्रश्न आपके पीसीएस प्री 2005 में भी पूछा गया है दोस्तों, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमने ये श्रृंखला मैंने तैयार की हुई है। तो कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ ये बताना है आपको दोस्तों। 1790 ईस्वी में या 1792 में, 1815 में या 1865 में। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है 1790 ईस्वी में कुमाऊं में गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया था। अब अगला प्रश्न उत्तराखंड के अंतर्गत ही ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए टिहरी में डोलापाल के आंदोलन संबंधित था। जो टिहरी में डोलापाल के आंदोलन जो चल रहा था वो किस चीज़ से संबंधित था, ब्राह्मणों से संबंधित था या शिल्पकारों से संबंधित या राजपूतों से या इस्लाम धर्म से था। तो ये किस धर्म से ये था। देखिए दोस्तों ये शिल्पकारों से संबंधित ये आंदोलन था डोलापाल की, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को डोली में बैठने का यहाँ पर अधिकार नहीं था। तो इस को लेकर यहाँ पर आंदोलन हुआ। तो तब से अनुसूचित जनजाति के जितने भी लोगों की बारातें निकलती हैं तो उसमें जो दुल्हन पहले पैदल चलती थी और ये अधिकार उनको नहीं था। तो ये डोलापाल के आंदोलन के वजह से उनको डोली में बैठने का ये अधिकार दिया गया था। ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस प्री 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं 21वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान में जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा वो कौन सा है। देखिए दूनागिरी रहा या बागेश्वर रहा या दोराहाट रहा या जागेश्वर रहा, ये आपको बताना होगा। देखिए प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है ये, इसमें जो ऐतिहासिक स्थान है इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि जो कत्यूरी राजाओं का जो प्रमुख स्थान था ये था आपका बागेश्वर। 2005 पीसीएस प्री के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं 22वें नंबर का ये प्रश्न आपके समक्ष, ये बैगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ ये आपको बताना है। देखिए पहला जो इसका आंसर है, देखिए इसका जो ऑप्शन दिया गया है पहला 20 जनवरी 1921 को पौड़ी से प्रारंभ हुआ, या फिर बी 15 जनवरी 1921 को टिहरी से, सी आपके 13 जनवरी 1921 से को अल्मोड़ा से, या फिर 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो इसका राइट आंसर है आपके 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से प्रारंभ हुआ। ठीक है। और पीसीएस मेंस में 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इसी कड़ी का अगला प्रश्न, रवाई कांड कहाँ हुआ था। ये उत्तरकाशी में हुआ था, ये तिलाड़ी में हुआ था, या पौड़ी में हुआ था, या बागेश्वर में। दोस्तों ये तिलाड़ी में ये कांड हुआ था, रवाई कांड जिसे कहते हैं। देखिए पीसीएस मेंस 2006 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। अब इसी कड़ी का 24वें नंबर का प्रश्न, देखिए 24वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थानीय स्थल को कहा जाता है। ठीक है। देखिए पहला सल्ट है और आपका बी सालम और सी देघाट, डी कत्यूरी घाटी। देखिए ये सल्ट को कहा जाता है बारदोली। ठीक है। अब 25वां ये प्रश्न आपके सम्मुख है, अल्मोड़ा में
रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1914 में हुई थी, या फिर 1913 में, या 1916 में, या 1917 में। पीसीएस मेंस 2006 में ये प्रश्न पूछा गया, आपका इसका आंसर बताना होगा। देखिए इसकी जो होम रूल की जो स्थापना हुई थी अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत, तो ये 1914 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। अब 26वें नंबर का प्रश्न, 26वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कुमाऊं परिषद, देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? ये बहुत दफ़े क्वेश्चन पूछा जाता है। आप समूह की परीक्षाओं को देख लीजिए, कुछ साल पीछे के पेपर उठा के देख लीजिए, या अन्य कितनी भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनको उठा के देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन बहुत दफ़े पूछा गया है। पहला है आपका 1912 में, दूसरा है आपका 1914 में, या तीसरा है 1916 में, चौथा है आपका 1918 में। इस कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, पीसीएस मेंस 2007 में और पीसीएस मेंस 2006 में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। अब इसी कड़ी का अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, 27वें नंबर का प्रश्न, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? ये आपको बताना है। ए जून 1929 में, बी जुलाई 1929 में, या सी अगस्त 1931 में, या डी अक्टूबर 1931 में। कब इनके द्वारा ये यात्रा की गई थी? तो दोस्तों जून 1929 में इन्होंने कुमाऊं की प्रथम यात्रा की थी, और पीसीएस मेंस 2006 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब 28वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, तो 28वें नंबर के प्रश्न के अंतर्गत क्या पूछा जा रहा है उसे देखते हैं। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? ये आपको बताना है। देखिए मोहन सिंह मेहता, या कालू मेहरा, या बद्री दत्त पांडे, या फिर आपके गोविंद बल्लभ पंत, किसे ये माना जाता है ये आपको बताना है। दोस्तों ये कालू मेहरा को क्या माना जाता है? कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी इसे माना जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है 29वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिन तक रुके थे? देखिए जब जिसमें भारतीय आंदोलन चले थे, जब देश को आज़ाद कराने के लिए संपूर्ण क्रांतिवीर या कहें अन्य अन्य जो दल थे ये क्या करते थे, आंदोलित थे। पूरा देश हमारा आंदोलन के रूप में ये संघर्ष कर रहा था। तो उस समय महात्मा गांधी जी द्वारा किस स्थान पर बहुत दिन तक ये ठहरे थे? मसूरी, नैनीताल, कौसानी, हरिद्वार, तो ये आपको बताना होगा। देखिए ये सी कौसानी में रुके थे। इन्होंने कौसानी को रिजर्व लैंड की भी संज्ञा दी थी। ठीक है, इनका यहाँ पर आश्रम भी है यहाँ। ठीक, पीसीएस मेंस 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। और 30वें नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है कि गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? ये आपको बताना, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? बद्री दत्त पांडे ने किया था, या श्रीदेव सुमन ने किया था, या रामपाल द्वारा किया था, या गोपी चंद्र द्वारा किया गया था? ये किसने किया था? देखिए ये वाला प्रश्न भी पीसीएस प्री 2012 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इस पर गौर कीजिएगा। देखिए श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ का क्या कहता है, गठन किया गया था। अब बात करते हैं 31वें नंबर का प्रश्न की यदि हम बात करें दोस्तों, ये कह रहा है प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? देखिए प्रजामंडल की मांग को लेकर ये जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? प्रताप शाह के हुआ था, या भवानी शाह के समय हुआ था, नरेंद्र शाह के समय में हुआ था, या मानेंद्र शाह के समय में हुआ? किसके समय में ये आंदोलन हुआ था? दोस्तों यदि हम बात करें तो प्रजामंडल की जो मांग को लेकर जो आंदोलन हुआ था वो नरेंद्र शाह के समय में हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न 32वां खटीमा गोलीकांड हुआ था, कब हुआ था खटीमा गोलीकांड? आपको ये बताना है। 1 सितंबर 1994 को, या दूसरा 2 सितंबर 1994 को, तीसरा 3 सितंबर 1994 को, चौथा 4 सितंबर 1994 को। कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ये 1 सितंबर 1994 को ये खटीमा गोलीकांड हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने कहा था ना कि मैं इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको उत्तराखंड के सभी पहलुओं से रूबरू कराते हुए क्वेश्चन आंसर आपके सम्मुख पुटअप करूंगा। तो दोस्तों अब हमारा जो चौथा पॉइंट है ये उत्तराखंड हेतु आंदोलन। देखिए आंदोलन उत्तराखंड के लिए किन किन महानुभावों द्वारा किया गया, क्या क्या इसके अंतर्गत रही, क्या रणनीति रही, क्या सारी चीज़ों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है,
अब जो प्रश्न है 33वां जो प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी, आपको बताना है। देखिए जिसमें उत्तरांचल राज्य निर्माण के लिए जब आंदोलन हो रहे थे, आंदोलन शुरू हो रहे थे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत, तो उस समय केंद्र में किसकी सत्ता थी। पहला जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, या जनता दल की, या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की, या भाकपा के ये थी। ठीक है, ये दोस्तों अगर मैं बात कहूँ तो 33वें नंबर का जो प्रश्न है, तो उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की वहाँ पर क्या थी, सरकार थी। ठीक है, अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न 34वां नंबर का जो प्रश्न है, ये है 34वां, मुजफ्फरनगर जिसे रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए 2 अक्टूबर 1993 को, या 2 अक्टूबर 1994 को, 3 सितंबर 1994 को, 2 अक्टूबर 1995 को, कब ये घटना घटित हुई थी, जो गोलीकांड हुआ था मुजफ्फरनगर जिसे हम रामपुर तिराहा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये 2 अक्टूबर 1994 को ये घटना घटित हुई थी। ठीक है, अब इसी कड़ी का 35वें नंबर का प्रश्न, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गण देश सेवा संघ की स्थापना की थी। इससे पूर्व ये क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखिए श्री देव सुमन द्वारा, या कैलाश दत्त जोशी द्वारा, या अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा द्वारा, या मुकुंदी लाल द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, श्री देव सुमन द्वारा ये गणदेव सेवा संघ की क्या गया था, स्थापना की गई थी। अब 36वें नंबर का ये प्रश्न आपके सम्मुख इस प्रकार से है। देखिए उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रस्ताव पर सर्वप्रथम कब रखा। देखिए जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो विधायक रहे थे जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित एक मांग रखी गई थी, कब रखा था प्रस्ताव। तो पहला जो है इसका 1990, दूसरा है इसका 1992, तीसरा इसका 1994, चौथा इसका 1995। कब ये रखी गई थी। तो दोस्तों यदि मैं बात कहूँ आपसे इसका सही उत्तर की, तो 1990 में ये प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 37वां ये प्रश्न, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी। देखिए जिस समय उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए आंदोलित हो रहे थे, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की गई थी, ये आपको बताना। 15 अगस्त 1993 को, या 15 अगस्त 1994 को, तो 15 अगस्त 1996, या 15 अगस्त 1997 को। इनमें से किस तिथि को ये घोषणा हुई थी लाल किले से। तो दोस्तों ये जो घोषणा हुई थी आपकी 15 अगस्त 1996 को उत्तराखंड राज्य की घोषणा यहाँ पर हुई थी। ठीक है, इसका आंसर सी। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष इस प्रकार से है, 14 जुलाई 1979 को पृथक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए 24 जुलाई 1979 को पृथक राज्य के गठन के लिए उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा एक दल की स्थापना ये हुई थी। तो ये किस जगह पे हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी, मसूरी में हुई थी, ऊखी मठ में हुई थी, या देहरादून में हुई थी। तो यह आपको बताना है कि ये किस स्थान में। तो दोस्तों ये मसूरी के अंतर्गत उत्तराखंड क्रांति दल की यहाँ पर स्थापना हुई थी। ठीक है, अब 39 नंबर का प्रश्न, कांसी सिंह एरी का संबंध किससे है। देखिए इनका जो संबंध है आपको ये बताना होगा कि इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों देख गढ़ सेवा संघ से है, या उत्तराखंड क्रांति दल से है, गढ़वाल सेवा संघ से है, या कुमाऊं परिषद से। तो इनका संबंध किससे है, इनका जो संबंध है उत्तराखंड क्रांति दल से इनका क्या है, संबंध है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न 40वां, उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था। अब उत्तराखंड क्रांति दल के एक सदस्य थे जिन्होंने 1987 में संसद में एक पत्र बम फोड़ा था। क्या है उस बम फेंका था, वो क्या था, त्रिवेंद्र पवार ने फेंका था, या श्री राम लाल जी ने फेंका थे, दीपक वल्दिया द्वारा फेंका था, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों वो जो शख्सियत है त्रिवेंद्र पवार द्वारा ये 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, अब हम बात करेंगे
ये तो अभी हमने उसके इतिहास से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करी। अब पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों, भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से मैं आपके सम्मुख से लाया हूँ कि आपके उत्तराखंड का हर एक पहलू इसमें कवर होता जाएगा, हर पहलू से इसमें प्रश्न लेके मैं उपस्थित हूँ। ठीक है, पांचवा जो है आपका भौतिकी संरचना एवं जलवायु के बारे में मैं बात करूँगा इसमें। ठीक है, 41वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड का आकार किस प्रकार का है, ये आपको बताना है कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसका आकार कैसा, वर्गाकार है, आयताकार है, चतुर्भुजाकार या षष्ठकोण के आकार का, किस आकार का है। तो दोस्तों ये हमें पता है कि इसका उत्तराखंड का आकार आयताकार के रूप में है। ठीक है, अब 42वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस देश की सीमा से मिलती है। देखिए, चीन से मिलती है, तिब्बत या नेपाल, या इन दोनों में से इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा इन दोनों से उत्तराखंड की सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए, पीछे मेंस 2006 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था, नंदा देवी कामेत है या त्रिशूल है या नंदा कोट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो उसके अंतर्गत नंदा देवी पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची है। ठीक है, अब 44 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का लगभग कितने प्रतिशत पर्वतीय भाग है। देखिए, कितना प्रतिशत पर्वतीय भाग है ये पूछ रहा है। ये 70% है या 80% है या 50% है या 88% है। तो ये कितना परसेंट है पर्वतीय भाग का हम, तो 88% इसका क्या है, पर्वतीय भाग है। अब 45वें नंबर का प्रश्न, किंगरी विंगरी नीति सैल सल धामा सिरकंठ या थाला है, क्या है ये। दोस्तों ये नदियाँ हैं, ये दर्रे हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, ये धार्मिक स्थल हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये दर्रे हैं। अब बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। दून क्षेत्र के अंतर्गत होती है, या भाई हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत, या मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत होती हैं, या फिर आपके वृद्ध हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत होती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपके भाई हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत क्या होती हैं, इसकी सर्वाधिक वर्षा होती है। हिमालय जो क्षेत्र है भाई हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत ये वर्षा होती है। अब 47 नंबर का प्रश्न, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है, ये बताना। देहरादून में है या हैदराबाद में है या चंडीगढ़ में है या दिल्ली में। पीसीएस मेंस 2007 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है राइट आपका देहरादून के अंतर्गत ये है। सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून के अंतर्गत है। दोस्तों यदि आप लोगों के वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अब बात करते हैं 48वें प्रश्न की बात करते हैं, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, जो राज्य में बाढ़ आती है उसका प्रमुख कारण बताना है। भूस्खलन है या अतिवृष्टि होता है या केवल बी या फिर ए और बी दोनों, ये में से कौन सा इस राइट है इसका ये आपको बताना। देखिए दोस्तों, भूस्खलन और अति तीव्र जब वर्षा हो जाती है तो ये दोनों इसका प्रमुख कारण होते हैं। ठीक है, अब इसी कड़ी का 49वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, उत्तराखंड में दून कहा जाता है। उत्तराखंड में दून कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ये नदी घाटियों को कहा जाता है, या संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है, अल्पाइन में घास के मैदानों को कहा जाता है, सक्रिय घाटियों को कहा जाता है। तो किसे ये कहा जाता है। देखिए दोस्तों, संरचनात्मक जो घाटियों को क्या कहता है, दून घाटी कहा जाता है, या दून कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में दून कहा जाता है। अब 50वें नंबर का प्रश्न आपके समक्ष इस प्रकार से है, उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु को क्या कहे, रूरी या पहू या टी या अम्बा, ये क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें रूरी कहा जाता है। ठीक है, अब 91वें नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है आपके समक्ष, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जो उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल से अधिक लगती हैं। देखिए, पिथौरागढ़ है या पौड़ी गढ़वाल है या उत्तरकाशी है, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। देखिए, सर्वाधिक जो सीमा लगी हुई है पिथौरागढ़ वो स्थान है, पिथौरागढ़ जनपद है, जिससे नेपाल और पिथौरागढ़ की सीमा आपस में मिलती हैं। ठीक, अब देखिए
छठे नंबर का जो पॉइंट मैं लेके उपस्थित हुआ, उत्तराखंड की मिट्टी और कृषि और सिंचाई किस प्रकार से होती हैं उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। देखिए 52वें नंबर का प्रश्न है, नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए नैनीताल जिले के जो भीमताल क्षेत्र है उसमें वहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तराई मिट्टी पाई जाती है या ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है, भरवा मिट्टी पाई जाती है, टर्टिसियरी मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी ये भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है दोस्तों ये ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो ज्वालामुखी से जो क्या कहते हैं मिट्टी जो जिस प्रकार से निकलती है उसी प्रकार की ये मिट्टी आपके भीमताल क्षेत्र के अंतर्गत देखने को। 53 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार के लिए सबसे अच्छी होती हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। पहला है इसका लाल मिट्टी, दूसरा है इसका तराई, या तीसरा है दोमट मिट्टी या ज्वालामुखी मिट्टी। कौन सा है ये आपको बताना दोस्तों। ये तराई की जो मिट्टी होती है उसमें धान और जो गन्ना है सबसे अधिक पैदावार इस मिट्टी में इनकी होती है। ठीक है, अब 54 नंबर का प्रश्न, ब्रिटिश काल में टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा ये टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है, कौसानी है या भीमताल या भवाली है या उपयुक्त में से सभी, कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश काल में ये रहा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी जो क्षेत्र रहे हैं ये चाय टी बागान के तौर पर ये रहे हैं, कौसानी भी, भीमताल भी और भवाली में भी। ठीक है, अब 55वें नंबर का जो प्रश्न है, 55वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है जहाँ सर्वाधिक रूप में सेब पाए जाते हैं या स्वादिष्ट सेब उगते हैं। देखिए देहरादून, नैनीताल या अल्मोड़ा या उत्तरकाशी, कौन सा ये क्षेत्र है जहाँ पर सेब सर्वाधिक पाए जाते हैं। नैनीताल जनपद रामनगर के अंतर्गत, ये रामगढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर ये सेब का उत्पादन किया जाता है। ठीक, 56वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में किस प्रकार का रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में किस प्रकार का रेशम का उत्पादन होता है ये आपको बताना है। टसर या मलवीर या मूंगा या उपयुक्त सभी प्रकार के ये रेशम पाया जाता है, तो ये बताना है आपको दोस्तों। ये उपयुक्त सभी प्रकार का रेशम का उत्पादन उत्तराखंड के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब 97वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों ये कह रहा है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी। ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी औषधि के रूप में उसकी खेती प्रारंभ की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए वो जो पौधा है आपका, उस पौधे की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों वो है आपका बेलाटोना नामक ये पौधा है जिसकी सर्वाधिक रूप में यहाँ पर खेती की जाती है, या औषधि नामक ये पौधा है। ठीक है, अब 98वें नंबर का प्रश्न की यदि हम बात करें तो दोस्तों 98वें नंबर का प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ स्थित है, किस जनपद के अंतर्गत आती है। नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून या उधम सिंह नगर में, तो आपको बताना है। तो दोस्तों जो राज्य में कृषि के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त जो भूमि मानी जाती है वो उधम सिंह नगर को माना जाता है। ठीक है, अब 59 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलों के नाम बताओ, कौन से हैं वो जो सर्वाधिक रूप में यहाँ पर खेती की जाती है इन फसलों की। देखिए पहला है आपका गेहूँ चना, दूसरा है आपका गेहूँ व गन्ना, तीसरा है आपका गेहूँ और आलू, चौथा है आपका गेहूँ और चावल। कौन सा सर्वाधिक रूप में इन 2 फसलों उत्तराखंड के अंतर्गत की जाती हैं। देखिए दोस्तों गेहूँ और चावल सर्वाधिक रूप में उत्तराखंड में ये इसकी खेती की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 60 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए ए 100 वर्ग मीटर, या 200 वर्ग मीटर, तीसरा 500 वर्ग मीटर, या चौथा 1000 वर्ग मीटर, कौन सा है आपको ये बताना है। दोस्तों ये पीसीएस मेंस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, 200 वर्ग मीटर के बराबर उत्तराखंड में एक नाली ज़मीन को इससे मापा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 61वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में किसी भूमि मापने का कौन सा मापन है या कौन सा यंत्र द्वारा इसे मापा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो है आपका
मीटर और सेंटीमीटर में, या फिर गज व फीट में, या नाली व मुट्ठी में, या बीघा या बिस्वा में नापा जाता है। तो उत्तराखंड की जो कृषि भूमि मापी जाती है वो नाली व मुट्ठी के अंतर्गत ये मापी जाती है। ये PCS मेंस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब 62 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का pH मान कितना होता है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, 4.5 से कम, या 4.5 एवं 5.0 के मध्य, या C है आपका 5.5 एवं 6.5 के मध्य, या 7.0 या 7.5 pH के मध्य ये होता है। तो आपको बताना है ये किसके मध्य होता है। दोस्तों 5.5 एंड 6.5 के मध्य ये pH मान होता है पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश भूमि का pH मान ये है आपका, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन, PCS प्री 2003 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया है। 63 नंबर का प्रश्न, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर कहने का मतलब है कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से राज्य ने अपने आप को जैव राज्य घोषित कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार से जब यहाँ पर खेती होती तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के केमिकल का या खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ पर नेचुरल तौर पर यहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है। ये कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। ये छत्तीसगढ़ है, या फिर उत्तराखंड है, या फिर अरुणाचल प्रदेश है, या राजस्थान है, कौन सा ये है। देखिए दोस्तों ये उत्तराखंड है, ठीक है। अब बात करते हैं खनिज से संबंधित। मैं इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व मैंने आपको बता दिया था कि मैं हर भूभाग से या हर पहलुओं से यहाँ पर कुछ प्रश्नों का समावेश आपके सम्मुख से लेके उपस्थित रहूँगा। तो देखिए अब ये 7वां जो पॉइंट है खनिज से संबंधित है। 64 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है। देखिए उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर संगमरमर का भंडार है। देखिए ये आपका ये नैनीताल है, या फिर आपका देहरादून है, या फिर आपका चमोली अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जो यहाँ जहाँ पर संगमरमर का भंडार पाया जाता है वो देहरादून है। देहरादून जनपद के अंदर सौराष्ट रूप में क्या पाया जाता है, ये संगमरमर पाया जाता है, ठीक है। अब 65 नंबर का प्रश्न की यदि हम बात करें दोस्तों, ये कह रहा है 65 नंबर, देहरादून स्थित मंदारम क्षेत्र किस खनिज के साधनों के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए जिप्सम के लिए, या वेलेटाइट के लिए, या तांबा या चूना पत्थर के लिए, किस चीज़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके चूना पत्थर के लिए प्रयोग किया जाता है। अब 66 नंबर का प्रश्न, नैनीताल के कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है कौन सा खनिज इस क्षेत्र में मिलता है। तो दोस्तों ये आपको ज्ञात होना चाहिए, ये खनिजों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तांबा मिलता है, लोहा मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, या टाकलक ये मिलता है। देखिए इस दो क्षेत्रों में जो कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्र है, रामगढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत जो मिलती है सरहद रूप में, तो ये आपका लोहा यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न 67 प्रश्न की बात करूँ तो क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार कहाँ उपलब्ध है, ये बताना है दोस्तों। अगर इसका राइट आंसर के यदि मैं बात करूं तो ये मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत ये पाया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न 68 नंबर का प्रश्न, राज्य की अधिकांश कागज मिलें हैं। राज्य में जो अधिकांश कागज के जो उद्योग या ये मिलें लगाई गई हैं कहाँ और किस जनपद के अंतर्गत ये लगी हैं, ये आपको पता नहीं। या उधम सिंह नगर के अंतर्गत है, या अल्मोड़ा, या देहरादून, या नैनीताल। तो दोस्तों जो मिल लगी हैं कागज़ की उधम सिंह नगर में ये लगी हैं, ठीक है। 69वां नंबर का प्रश्न, अल्मोड़ा के झिरोला व पिथौरागढ़ के चाड़क में कौन से कारखाने, ये मैग्नेटाइज का दवा के खाने हैं, या एडिशन के, या सीमेंट के, किसके कारखाने ये यहाँ पर स्थित हैं, आपको ये बताना है। दोस्तों यहाँ पर आपके मैग्नेटाइट के क्या है कारखाने हैं, ठीक। अब जो अगला प्रश्न जो आएगा वो उद्योग से आएगा, इंडस्ट्रियल क्षेत्र से ये प्रश्न लेके उपस्थित हुआ हूँ। देखिए 17वें नंबर का प्रश्न, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक कहाँ स्थित है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। देखिए श्रीनगर में है, कोटद्वार में है, भीमताल में, हरिद्वार में है। तो दोस्तों ये जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स है ये आपके हरिद्वार में है, ठीक है।
अब 71वें नंबर का ये जो प्रश्न है आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूँ, 71वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है उत्तराखंड मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से किसका उद्योग किया जाता है। दवाओं का उद्योग किया जाता है, वस्त्र का, किराया, पर्यटन का या चीनी का। तो दोस्तों यहाँ पर ये पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर उद्योग किया जाता है। आपको पता है कि उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियाँ पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर जो धार्मिक स्थल हैं, अलग अलग ऐसी स्थानें हैं जहाँ पर लोग पर्यटक आके इन चीज़ों का दर्शन करते हैं, जैसे हिमालय है या यहाँ के मंदिर हैं, ये देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। लोग यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर आते हैं। अगर उत्तराखंड का जो प्रमुख स्वरोजगार के रूप में यदि हम देखेंगे तो ये पर्यटन ही है। ठीक, 72वें नंबर का प्रश्न, सिड्डुकुल किससे संबंधित है। उद्योग से है, खेल से है, साहित्य से है, इनमें से कोई नहीं। देखिए उद्योग से, सिड्डुकुल का संबंध उद्योग से है। उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ लगा हुआ है, कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, लाल कुआं। तो दोस्तों जो कागज का सबसे बड़ा कारखाना जो लगाया गया है वो आपके कहाँ है, लाल कुआं में है। अब राज्य में कत्था फैक्ट्री कहाँ है ये आपको बताना है। ये हल्द्वानी या नैनीताल के अंतर्गत, या कच्छी वाला, या हरिद्वार, या नैनी झंडा, या पौड़ी में, या हरिद्वार के अंतर्गत, ये कहाँ पर ये है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर मैं इसका राइट आंसर बताऊँ, यह हल्द्वानी और नैनीताल के मध्य स्थित है। ठीक है। अब 75वें नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है, किस स्थान पर ये फैक्ट्री लगाएगी है सीमेंट की। 75वें नंबर का प्रश्न, रानी बाग में, रानीपुर में है, या रानी पोखरी में है, या रानी खेत में है, कहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री लगाई हुई है। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर के बताओ, रानी पोखरी के मध्य ये फैक्ट्री लगाई हुई है, सीमेंट फैक्ट्री। अब 76वें नंबर का प्रश्न, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है ये बताना है। ये खिड़की में है, या सितारगंज में है, या काशीपुर में, रुद्रपुर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये कहाँ पर ये स्थित है, तो ये दोस्तों काशीपुर के मध्य ये स्थित है। अब 77 नंबर का जो प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है। कोटद्वार में है, या ऋषिकेश में, लैंसडाउन में है, या पटवार डांगर में है। तो ये कहाँ पर है आपको बताना है। तो दोस्तों अगर मैं इसके राइट आंसर की यदि मैं बात करूं आपसे, तो ये आपके कोटद्वार के अंतर्गत ये है। ठीक है। उत्तराखंड के शिल्प उत्पादकों को दूसरे राज्यों में किस ब्रांड के नेम से इसे बेचा जाता है। ठीक है। जो उत्तराखंड में जो शिल्पियों द्वारा, जो शिल्पकार होते हैं, जो प्रोडक्ट या जिन चीज़ों को ये बनाते हैं, अगर उनको अगले राज्य में, यदि किसी अन्य राज्य में उनको बेचा जाता है, तो वो किस नाम से या किस ब्रांड के नेम से इसे बेचा जाता है ये पता होना चाहिए। देखिए देवभूमि ब्रांड, या चारधाम ब्रांड, या हिमवंती ब्रांड, या हिमाद्री ब्रांड। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपको ये हिमाद्री ब्रांड के नाम से यहाँ के उत्पादकों को बेचा जाता है। अब आइए बात करते हैं 79 नंबर का प्रश्न। ये है शिक्षा के क्षेत्र से ये प्रश्न लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। 79 नंबर का प्रश्न, राज्य में स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है ये आपको बताना है। पहला है 3 से 7, दूसरा है 5 से 10, तीसरा है आपका 6 से 12 और चौथा है आपका 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। तो दोस्तों ये जो बच्चों को लिए जो राज्य में जो स्कूल चलो अभियान का जो कॉन्सेप्ट चला था वो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये चला था। ठीक है। अब 80 नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान या प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है। नरेंद्र नगर में, भीमताल में, गुड़दौड़ी में है, या श्रीनगर में है। तो ये आपको बताना है दोस्तों, ये आपके नरेंद्र नगर में स्थित है। ठीक है। अब 81वें नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था ये आपको बताना है। पहला है आपका 15 जुलाई 2009 में, या 15 अगस्त 2009 में, या फिर आपके 15 जनवरी 2009 या 26 जनवरी 2009। ये कब ये मिला था हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय का दर्जा कब ये प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इसको जो दर्जा जो प्राप्त हुआ था ये आपका 15 जनवरी 2009 को ये दर्जा प्राप्त हुआ था। ये पीजीटी मेंस 2009 के अंतर्गत ये पूछा गया था। अब 82वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार से है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों,
फौजाबाद में किया था, पंतनगर में किया, कानपुर में किया गया था, इलाहाबाद में। ये पीसीएस मेंस 2009 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको सभी को पता है कृषि विश्वविद्यालय ये पंतनगर के अंतर्गत स्थित है। अब 83 नंबर का प्रश्न, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी सज्जनानंद ने हरिद्वार में की थी। कब की थी? 1902 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। ये कब इनके द्वारा इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो ये इसकी स्थापना की गई 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अब 84 नंबर का जो प्रश्न, समाज के वंचित वर्गों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो जो ये शुरुआत की गई थी 2007 या 2008 या 2009 या 2010, अगर इसका सही आंसर यदि मैं बताऊं आपको, 2009 के अंतर्गत देवभूमि मुस्कान योजना का प्रारंभ किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। और 85 नंबर का जो प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों 78.8% या 72.2% या 90.2% या डी है आपके 91.8%। कितनी है उत्तराखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार? तो दोस्तों यदि इस प्रश्न का यदि सही आंसर आपको मैं बताऊं तो ये आपका 78.8%, 78.8% क्या है, ये साक्षरता दर आपके उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत है। ठीक है। अब बात करेंगे परिवहन क्षेत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। परिवहन क्षेत्र से संबंधित प्रश्न, उत्तराखंड में हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। कब किया जा रहा है, कौन से है? तो ये इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये आपके पुंगा से लूरोला तक या फिर मुंशारी से माणा तक या लोहाघाट से पीयूवी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है लोहाघाट से पीयूवी तक ये है। ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में किस स्थान को नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है, या इसको जाना जाए नैनी सैनी हवाई अड्डे के नाम से जाना, पंतनगर या चमोली या पिथौरागढ़ या देहरादून? तो सभी को इस प्रश्न का आंसर आता होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका पिथौरागढ़ में ये है। ठीक है। अब 88 नंबर का जो प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये आपको बताना। 48वां या 58, 75, 102 कौन सा है, ये आपको बताना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए जो है आपका ये 58वां लंबा, सबसे लंबा राजमार्ग क्या है, 58। ठीक है। अब 89 प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गोचर हवाई अड्डा स्थित है, पिथौरागढ़ में है, चमोली में है, या फिर आपके पौड़ी में है, या उत्तरकाशी में है? तो ये आपको बताना है ये कहाँ पर गोचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस हवाई अड्डे की यदि मैं बारे में बात करूँ तो ये चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है। अब बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, जो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो किस हाईवे पर स्थित है, या कहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या वो कौन सी है, ये 58 पर है, या 72 पर, या 109 पर, या 94 पर है, ये आपको बताना है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए 58 पर ये है, 58 पर क्या बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, जो राजमार्ग संख्या के अंतर्गत आता है। अब उत्तराखंड में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 ईस्वी में किया गया था। वह पथ था क्या, देहरादून हरिद्वार और देहरादून पहला, दूसरा आपका लक्सर और हरिद्वार, तीसरा आपका हरिद्वार और ऋषिकेश, चौथा है किच्छा और काठगोदाम। कौन सी ये रेल पथ का निर्माण किया गया था 1884 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ये था आपका किच्छा और काठगोदाम के अंतर्गत ये रेल लाइन का निर्माण किया गया था 1884 में। ठीक है। अब 92 नंबर का जो प्रश्न, निम्न में ऐसे किस स्थान से कैलाश मानसरोवर तिब्बत चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? ठीक है। ये आपको बताना है कौन सा ऐसा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो सबसे कम दूरी जहाँ से तय करनी पड़ती है वो स्थान के बारे में ये पूछ रहा है। दोस्तों यदि मैं 92 नंबर का जो प्रश्न की अगर आंसर बताऊं तो आपका नारायण आश्रम स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं 93 नंबर के प्रश्न की। तो ऋषिकेश किस राजमार्ग पर स्थित है? ठीक है। ये आपको बताना 58 में 59 पर है, या 160 पर, या 61 पर है। किस राजमार्ग पे ऋषिकेश स्थित है ये आपको बताना है। दोस्तों 58 राजमार्ग पर ये स्थित है। ठीक है। अब निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक गलत है।
और 3 सही होंगे। जौलीग्रांट, देहरादून या पंथनगर, फूलबाग, उधमसिंह नगर के, नैनीसैनी, पिथौरागढ़, गौचर, उत्तरकाशी। तो दोस्तों इससे पूर्व अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, गौचर, उत्तरकाशी, ये आपका क्या है, गलत है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन आया था कि गौचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, चमोली में है। तो इसी से संबंधित प्रश्न आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 95 नंबर के प्रश्न। यह कह रहा है सीमा सड़क संगठन द्वारा दीप परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड से गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग को 2 लेन में चौड़ा किया गया है। देखिए कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 45, राष्ट्रीय राजमार्ग 58, राष्ट्रीय राजमार्ग 73 या राष्ट्रीय राजमार्ग 108। तो ये कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है। ये जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 ये है, ठीक है। 2 लेन में ये चौड़ीकरण किया गया है इसका। अब हम बात करेंगे 11वां पॉइंट, ऊर्जा साधन एवं बात की यदि हम बात करेंगे तो दोस्तों वो किस प्रकार से है, ये इसको भी देखिएगा। 96 नंबर का ये प्रश्न है, भारत एवं एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, ये बताना है। भारत एवं एशिया का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की हम बात करें, या विष्णुप्रयाग है, मनोरी, भाली है या किसाऊ है, ये टिहरी जल विद्युत परियोजना है, ये कौन सा है। देखिए आप सभी को पता होगा ये विश्व का एशिया का सबसे बड़ा डैम है टिहरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। अब बात करते हैं 97 नंबर के प्रश्न की। ये कह रहा है उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है। ऊर्जा का स्रोत क्या है उत्तराखंड के अंदर, प्राकृतिक गैसें, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत परियोजना, भूतापीय ऊर्जा, कौन सा है ये आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों ये जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है उत्तराखंड में सर्वाधिक रूप में है। अब 98 नंबर का प्रश्न, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, आपको बताना है। कोटेश्वर बांध का निर्माण हो रहा है, ये किस नदी पर किया जा रहा है, अलकनंदा पे किया जा रहा है या भागीरथी पे किया जा रहा है या बिहारी गंगा पे किया जा रहा है या धौली गंगा पे किया जा रहा है। ये पीछे मेन 2009 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों ये आपको ये याद होना चाहिए। दोस्तों ये भागीरथी नदी पर इसका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है कोटेश्वर बांध का। कभी क्वेश्चन बनेगा भागीरथी नदी पर किस बांध का निर्माण किया जा रहा है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। अब 99 नंबर का प्रश्न, टिहरी बांध परियोजना किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है, ये आपको बताना है। भिलंगना और अलकनंदा या भागीरथी और अलकनंदा या अलकनंदा या मंदाकिनी और भागीरथी, किसके अंतर्गत 2 नदियों के संगम पर यह टिहरी बांध स्थित है, ये आपको बताना है। दोस्तों अगर मैं इस प्रश्न का राइट आंसर बताऊं तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी के मध्य पर यह स्थित है, 2 नदियों के संगम पर यह बांध बनाया गया है, ठीक है। अब इसी श्रृंखला का 100वें नंबर का प्रश्न, जोशियारा से धुरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है, ये कहाँ है। ये सुरंग जो 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत ये है, अब इसको देखेंगे। ये है आपके शारदा नदी पर ये बना है, अलकनंदा नदी पर है या धौला नदी पर है या भागीरथी नदी पर। दोस्तों ये भागीरथी नदी पर ये बनाया गया है, जहाँ पर 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग यहाँ पर बनाई गई है जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, ठीक है। अब इसी श्रृंखला का मैं अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ दोस्तों। ये कह रहा है किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है, ठीक है। मनेरली, बाली या कालागढ़ बांध या टिहरी बांध। दोस्तों आप सभी को इस प्रश्न का आंसर आता होगा, ठीक है। ये जो है आपका टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध क्या है, भारत की राष्ट्रीय संज्ञा गांव की संज्ञा इसको दी गई है। किस विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गांव कहा गया, तो राष्ट्र का गांव यदि जिस विद्युत परियोजना को कहा गया है वो आपके टिहरी बांध को कहा गया। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। इसी प्रकार से मैं इसका दूसरा वीडियो आपके सम्मुख से जल्दी ही लेके उपस्थित होऊंगा, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा। यदि किसी बच्चे को मुझसे पर्सनली संपर्क करना हो तो मेरे नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 7025107337 पर ये कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।